Hello, this is Jayendra from Tripan Wisdom Academy once again. So, welcome all of you in the fourth part of the India Yearbook 2020. And today we are going to discuss chapter finance. So, let me tell you that finance chapter जो है इंडिया ईयरबुक का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसके लिए हम ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए ही डेडिकेट करेंगे क्योंकि उसमें जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं पे भी यूज होता है और बहुत ज्यादा पोटेंशियल उस पर क्वेश्चन आने की. ओके, सो लेट्स सी. ओके, सो दिस इज द चैप्टर फाइनेंस. लेट्स स्टार्ट. Let's start from the first information regarding the Department of Economic Affairs. So we know that the Department of Economic Affairs is one of the important branch or office of Ministry of Finance, and this Department of Economic Affairs is entitled with the duty to form country's economic policy and programs. Okay, so फाइनल ड्राफ्टिंग जो होता है पॉलिसी और प्रोग्राम्स का या फिर जो डिटेलिंग होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा होता है. और हमें ये भी पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट, रेलवे का हो या और अदर बजट हो, ठीक है, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जरिए ही डिजाइन किया जाता है. उसके अदर फंक्शंस भी है, फॉर एग्जांपल फॉर्म फॉर्मुलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री. उसमें क्या क्या आता है देखो, फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस, इन्फ्लेशन, पब्लिक डेट मैनेजमेंट, functioning of the capital market including stock exchanges, production of the bank notes and coins of the various denominations. C, last point, production of bank notes and coins of various denominations. तो ये खाली प्रोडक्शन करते हैं. Authority to issue the new currency, obviously we know that it lies with the Reserve Bank of India and not with the डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. बट जो प्रोडक्शन का काम होता है वो डीईए से होता है, राइट. सो आगे बढ़ते हैं. इसी फाइनेंस के चैप्टर में थोड़ी सी एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन है. 4-5 लाइन है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी. अब वैसे तो हमने एनवायरनमेंट का जो चैप्टर था वहां पे इसको देखा था, लेकिन एक्सप्लिसिटली कुछ 4-5 पॉइंट्स है हमारे एनडीसी टारगेट के रिलेटेड. सो चलो इसको डिस्कस भी करते हैं. इंडिया ने 2016 में पेरिस एग्रीमेंट जो आया था उसको रेटिफाई किया है और उसके तहत हमने कुछ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की जो टारगेट है उसको फिक्स किया है. तो उसमें देखो स्पेसिफिक इस पे क्वेश्चन आ सकता है. फॉर एग्जांपल, इंडिया इज गोइंग टू लोअर इट्स एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 33 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल्स. 2-3 फिगर्स इंपॉर्टेंट है. पहले तो 33 to 35% ऑफ द जीडीपी के जो एमिशन, करंट जीडीपी के एमिशन लेवल है, मतलब 2005 में जो एमिशन लेवल थी उसके 35% कम लानी है हमें, राइट, और वो 2030 में. अगला ऑब्जेक्टिव है एनडीसी का, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी टू 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी बाय 2030. मतलब हमारी 2030 में जितनी भी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी होगी, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, रफली उसके 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से आनी चाहिए. और इसी के लिए हमने क्या किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है हमारा 175 गीगावाट्स का. तो उसमें से हम 100 जो है आई गेस कि सोलर से आ रही है और बाकी की जो है कुछ विंड से आ रही है और कुछ अदर बायोफ्यूल से आ रही है, राइट. So here that is the target, that 40% till 2030. And again additional cumulative carbon sink, जो कार्बन को खींच लेता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन जो होता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको खींचने, कार्बन सिक्विटेशन जैसे प्रोसेस होते हैं उसमें 2.5 to 3 gigaton of CO2 थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030. हमें कैसे करने वाले हैं, ज्यादा फॉरेस्ट बढ़ा के 2030 तक हम इतने फॉरेस्ट बढ़ाएंगे कि 2.5 या फिर 3 गीगाटन कार्बन सिक्विट्रेशन ऑटोमेटिकली होगा उससे, ठीक है. कार्बन सिंक बनानी है हमें. ये 2-3 इश्यूज है, पॉइंट्स है, उस पर एक स्टेटमेंट भी बना सकते हो. और फिगर्स जो है फिगर्स चेंज करेंगे या फिर ईयर चेंज. ईयर का तो कोई सवाल नहीं ज्यादा,
2030 टारगेट है, लेकिन बाकी की जो फिगर्स है कि कितने टारगेट्स रखे हमने उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रिसाइसली पता होना चाहिए। सो अगेन फिर से आते हैं हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इस पे फाइनेंस का अगला टॉपिक है द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC. So FSDC was set up as the apex level forum in 2010. The council inter alia monitors macroprudential supervision of the economy, including functioning of large financial conglomerates, and address inter-regulatory coordination and financial sector development issues, including issues relating to the financial literacy and financial inclusion. ठीक है, मतलब FSDC का काम क्या है? पूरा इकोनॉमी का मैक्रो इकोनॉमिक जो प्रूडेंशियल है, मतलब इतना खर्च करना चाहिए था, क्या क्या करना था, लोन कैसे जा रहे हैं, पूरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो इन शॉर्ट इकोनॉमी फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं, ये देखने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है। जनरली ये दौर तब था जब 2010 मीन जस्ट एट द एंड ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। ओके, तो देखो काउंसिल में कौन कौन होता है। द काउंसिल इज चेयर बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उसको चेयर करते हैं, उसके प्रेसिडेंट होते हैं। एंड इट्स मेंबर्स आर द गवर्नर ऑफ RBI, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बाकी के लोग होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के जो चेयरमैन होते हैं वो भी इस बोर्ड में होते हैं। लेकिन इतना ख्याल में रखो कि FSDC के जो चेयरमैन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंसेप्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड टू एक्सेलरेट एंड एनहांस द फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है इस पे लॉन्ग टर्म डेट आने चाहिए, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म हमें पता है कितने साल के लिमिट्स होती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, ठीक है। 1 साल का लोन होता है वो जो शॉर्ट टर्म लोन होता है, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट होता जाता है। दैट इज व्हाट इट शुड कम इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए फंड है, ठीक है। अगेन उसका वो डेप्ट DBT जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये भी एक इशू है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देखो इसमें क्या है, it is for to cover all central sector scheme and centrally sponsored scheme। इसका एक्सटेंशन ये यूनिवर्सल है। पहले तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है और या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर जो भी स्कीम है इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। एंड इट इंक्लूड द काइंड ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरीज एज वेल एज ट्रांसफर टू ऑनोरारियम्स गिवन टू द वेरियस, ठीक है। आशा वर्कर होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, उनको भी DBT के द्वारा पेमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि खाली बेनिफिशियरी को जाता है, जो भी गवर्नमेंट के वर्कर्स है लाइक आशा, आंगनवाड़ी जो गाँव में काम करते हैं उनको भी इसके द्वारा पेमेंट होता है, ठीक है। दैट इज इट इज नॉट लिमिटेड टू कैश ट्रांसफर्स टू बेनिफिशियरीज ओनली। सवाल वो पूछ सकते हैं कि क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज लिमिटेड टू द बेनिफिशियरीज ओनली? नॉट एट ऑल, ठीक है। एंड नॉट जस्ट फॉर द कैश ट्रांसफर, इट इज आल्सो इन काइंड ट्रांसफर। देखो यहाँ पे काइंड लिखा है, ठीक है। तो काइंड ट्रांसफर भी उसमें होता है। चलो अब G20 के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आपको इससे भी पता है G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20। इट इज फॉर्म इन 1999। It is a forum of finance minister. Originally it was a forum of finance minister and a central bank governor, मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक का गवर्नर, ठीक है, वो वहाँ पे अटेंड करते थे। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, ठीक है, उसके बाद वो जी फाइनेंस मिनिस्टर के बदले अभी इसके हेड यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, या फिर किसी कंट्री के प्रेसिडेंट डायरेक्टली इसमें शामिल होते, इसलिए ये बन गया G20 हेड्स ऑफ नेशन, ठीक है, in order to effectively deal with the financial crisis of 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें। अब देखो ये G20 आया कब? G20 99 में आया। उसके पहले क्या होता था कि G8 ग्रुप ऑफ 8, इसमें डेवलप्ड कंट्री ही खाली शामिल थे, मतलब USA, ठीक है, रशिया, रशिया बाद में हट गया, फिर आ गया, फिर गया, ठीक है, इटली, जापान, इस ऐसे जो डेवलप कंट्री है वही इसमें शामिल थे, ठीक है। तो क्योंकि उनके हाथ में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज थी। अब ऐसा हुआ कि बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ठीक है, मतलब ब्रिक्स कंट्री और अदर कंट्रीज भी है, इसमें नाइजीरिया है, ठीक है,
वो भी आगे आ गए। तो ग्लोबल इकोनॉमी का जो पूरा जो गवर्नेंस था वो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज हो गया, ठीक है। इस कंट्री को भी, मतलब इंडिया जैसे कंट्री भी इंपॉर्टेंस में आ गए। और उसके बाद G20 ग्रुप फॉर्म किया गया, ठीक है। और 2008 के बाद G20 का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करना है तो चाइना, इंडिया, ब्रिक्स का जो ग्रुप है इनका भी हेल्प लेना पड़ेगा। ये एक कॉमन ओपिनियन था, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द G20 इज। सो सी, अब ब्रिक्स को देखते हैं थोड़ा सा। ब्रिक्स में हमें पता है कौन कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले तो ये ब्रिक ही था, ओके, बाद में साउथ अफ्रीका उसको ज्वाइन हो गया। सो दिस इज अगेन ए पिलर ऑफ द साउथ साउथ कोऑपरेशन। अब ये साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है? सो ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ, मतलब अब अगर आप ग्लोबल मैप देखोगे तो नॉर्थ में जो कुछ कंट्रियां है ग्लोबल नॉर्थ में, ठीक है, जनरली डेवलप्ड कंट्री, मतलब पूरा यूरोप, अमेरिका, वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है, ठीक है। और पूरा का पूरा ग्लोबल मतलब इकोनॉमिक जो कंट्रोल है उन्हीं के पास था, ठीक है। तो एक थॉट है कि साउथ जो है वो पूरा साउथ, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज है ज्यादातर, इंडिया, उसके बाद पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ओके, इनको साथ मिलके, ठीक है, एक ग्रुप बनाना चाहिए, या फिर एटलीस्ट एक लॉबिंग करना चाहिए, कलेक्टिव लॉबिंग, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना चाहिए, ताकि एक साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ के, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी कुछ एक से मिल जाए, ठीक है। ब्रिक्स की फॉर्मेशन उसी साउथ साउथ कोऑपरेशन का नतीजा है, ठीक है। Now see the representative voice, मतलब global BRICS now it is the representative voice of emerging markets and developing countries in the global forum such as G20। G20 के अंदर भी ब्रिक्स का जो काम है वो साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, ठीक है, और या फिर साउथ में जो कंट्रीज आती है उनको उनके इंटरेस्ट को बढ़ावा देना है, ठीक है। और उसी के तहत वो ब्रिक्स के काम भी है, मतलब उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है जो कि 2015 में आया था, वो हम थोड़ा आगे देखेंगे उसके बारे में। ये ब्रिक्स का एक फंड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, क्रा, ठीक है, ये वाला है, ये जो है वो क्रा है, ठीक है। नाउ सी, उसका कॉर्पस जो है वो है $100 बिलियन, ठीक है, एंड इट स्टैंड ऑपरेशनलाइज इन केस ऑफ एनी मेंबर नेशन रिक्वायर्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट। मतलब कुछ भी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट आता है, फॉर एग्जांपल 1991 में जो क्राइसिस आया था, लिक्विडिटी क्राइसिस का, तो इंडिया ने क्या किया था, हमने आईएमएफ से लोन लिया था। तो बट आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, ये जो है वो ऑल डोमिनेटेड बाय, जैसे हमने देखा नॉर्थ के जो मतलब यूरोप और अमेरिका ने डोमिनेट किया है, तो जो भी कुछ आपको लोन लेना हो तो उन्हीं के शर्त कंडीशंस होते हैं कुछ, उसको कंप्लीट करने के बाद ही आपको वो लोन मिलता है या फिर फाइनेंशियल फैसिलिटी एक्सेस होती है। सो इसको थोड़ा मतलब जो मोनोपोली तोड़ने के लिए ब्रिक्स ने ये बैंक बनाई है, ठीक है। तो 100 बिलियन का कॉर्पस है, और कुछ किसी को भी, लेकिन याद रखो सिर्फ मेंबर कंट्री को, ब्रिक्स के जो 5 कंट्री है उनको ही अगर कुछ बीओपी क्राइसिस आता है, लिक्विडिटी क्राइसिस आता है, ठीक है, सो इसमें से लोन मिलता है। और ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट है, नॉट अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। और मेंबर कंट्री के लिए ये, इसका कॉर्पस देखो $100 बिलियन है। यूपीएससी क्या करती है, इसको बहुत बढ़ाती है या फिर कम करती है, इसको एक तो 10 बिलियन करेंगी या फिर 1 बिलियन करेंगी या फिर इसको 1000 बिलियन करेंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर पैटर्न देखोगे 2016 का या फिर 15 का, तो आपको पता चल जाएगा कि, या फिर 17 18 के पेपर की नंबर में वैसे बढ़ाते हैं, ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट बढ़ाते हैं, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। हमें पता है यूएनडीपी डिराइव्स इट्स फंड्स फ्रॉम द वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्री है वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करते हैं। इंडिया भी करता है $4.5 मिलियन, ठीक है, US डॉलर, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज में जो भी है उसमें एक इंडिया भी है कि जो इतना ज्यादा फंड देता है। तो इंडिया खाली फंड लेता नहीं है लोन्स, हम फंड देते भी है, ठीक है। तो द कंट्री स्पेसिफिक अलोकेशन उसमें होते हैं यूएनडीपी के, मतलब उसको बोलते हैं कंट्री कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। क्या होता है ना, हमारा 5 ईयर प्लान के साथ ही सिंक्रोनाइज होता है। जैसे 5 ईयर प्लान में 5 ईयर के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं, मतलब कहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। और वो यूएनडीपी का कंट्री कोऑपरेशन फ्रेमवर्क है, जो हमारे 5 ईयर प्लान को सिंक्रोनाइज है, ठीक है। उसमें भी ऐसे 5 ईयर प्लान जैसे अरेंजमेंट होती है, तो हर एक कंट्री को अपना वो दे देते हैं उसका कोटा जितना भी है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। वो सवाल, इस पे क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा फॉर्म हो जाएगा शायद, द कंट्री कोऑपरेशन फ्रेमवर्क
ठीक है, इज एसोसिएटेड विद द अफेयर्स ऑफ यूएनडीपी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तो आपका आंसर होना चाहिए यूएनडीपी, ठीक है। या फिर स्टेटमेंट बेस पे बनाते हैं तो वो बोलेंगे कि इंडिया इज द रिसीवर, या फिर इंडिया कुछ डोनेट नहीं करता है, ठीक है, इस हिसाब से कुछ तो पूछेंगे। तो याद रखना हम $4.5 मिलियन एनुअली देते हैं उसको। तो सार्क के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, सी हियर, दिस इज द सार्क इंफॉर्मेशन। सार्क द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, हमें पता है वो 1985 में फॉर्म हुआ ढाका में। इनिशियल प्रपोजल आया था बांग्लादेश से, ठीक है। इंडिया भी ये प्रपोजल, मतलब ये बेसिकली कहा जाता है कि बेसिकली आइडिया इंडिया की थी, लेकिन अगर इंडिया इस प्रपोजल को आगे बढ़ाता है तो फिर पाकिस्तान इसमें नहीं आता होता, इसलिए बांग्लादेश के द्वारा प्रपोजल लाया गया। 1985 में इसको फाउंड किया गया। देन इसका ये काम था कि प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, ठीक है। तो ये देखो मैंडेट देखो इसका क्या है, मतलब इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चरल है, टेक्निकल है एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन है। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल डेडलॉक सॉल्व करने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लेकिन डेडिकेटेडली उसके लिए नहीं है, ठीक है। और इसके मेंबर तो हमें पता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसका सेक्रेटरीट देखो नेपाल में है, काठमांडू में, ठीक है। और ये भी देखो कि इस साल की चेयर किसके पास है, अभी 2020 की चेयर किसके पास है, ठीक है। ये सवाल आ सकता है कि इस साल की चेयर ये सीट कर रहा है, ठीक है। कि पिछले टाइम हमने देखा कि पिछले साल नेपाल ही चेयर उसको सीट कर रहा था। इसका एक अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं द फ्रेमवर्क फॉर करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, ठीक है। द फ्रेमवर्क फॉर करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फॉर द सार्क कंट्रीज। अब नाउ ये क्या है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट और टू मीट द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस आता है मेंबर कंट्री में, या फिर फॉरेन एक्सचेंज का जो मतलब जो हमारा कोटा होता है, ठीक है, जो बैलेंस होता है उस पर कुछ क्राइसिस आता है, तो उसके लिए ये शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क है, द फ्रेमवर्क फॉर करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें तो दूसरी करेंसी में आपको लोन मिलता है, ठीक है। अब ये कितना मिलता है इसमें, मतलब आरबीआई ऑफर स्वैप वेरीफाइंग द साइजेस, आरबीआई के पास है ये। 2 मंथ इंपोर्ट रिक्वायरमेंट, मतलब आपका 2 मंथ का इंपोर्ट रिक्वायरमेंट कितना है उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। या फिर नॉट एक्सेडिंग $2 बिलियन, मतलब दो कंडीशन है, एक तो वो $2 बिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर आपके 2 मंथ का जो इंपोर्ट रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी भी हालत में $2 बिलियन से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ये यूएस डॉलर में होता है, यूरो में होता है, ठीक है, एंड आईएनआर, ठीक है, इंडियन रूपी में भी मिल सकता है। एंड अगेन द सार्क डेवलपमेंट फंड भी है जो 2008 में आया था, by SAARC countries to improve the livelihood of the people and accelerate economic growth, social progress and poverty alleviation in the region, ठीक है। So this was about the SAARC. Again, one of the important financial group is the European Investment Bank. The European Investment Bank 1958 में उसको वो एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ रोम के तहत उसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। इसका काम है टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कोई क्राइसिस के लिए वगैरह नहीं, ठीक है। So see, the members of the EIB are the member states of the European Union, यानी यूरोपियन यूनियन के मेंबर का ये बैंक है, ठीक है। Who have all subscribed to the bank capital, उनका कैपिटल है, वो बैंक का बिजनेस करते हैं, ठीक है। बाकी के कंट्री को भी ये उससे लोन देते हैं, ठीक है, लेकिन कैपिटल लोन होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। देखो फिर थोड़ी इंफॉर्मेशन आईएमएफ के बारे में भी आइए। जनरली आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में आप इकोनॉमिक की बुक में भी पढ़ोगे, फिर भी यहाँ अगर आया है तो देखो, आईएमएफ इंडिया इज द फाउंडर मेंबर। उसका काम है टू प्रमोट कोऑपरेटिव एंड स्टेबल ग्लोबल मॉनेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना, ठीक है। फाइनेंस बीओपी पे कोई क्राइसिस अगर कंट्री पे आए तो उसको हेल्प करना। और 188 इसके मेंबर्स है फिलहाल। सी, since the IMF was established, its purpose have remained unchanged, but its operations, which involve surveillance, financial assistance, and technical assistance. IMF पे देखो उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, और उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो गवर्नर होती है इंडिया की तरफ से, मतलब
हर एक कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर उसी ओहदे का जो मिनिस्टर होता है, पॉलिटिकल हेड होता है, वो उसका एक्स ऑफिशियो गवर्नर होता है। ठीक है, इसको ख्याल में रखना कि आईएमएफ का फाइनेंस मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो गवर्नर है। आरबीआई के गवर्नर जो है उसको अल्टरनेट गवर्नर गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेट गवर्नर। ठीक है, वो बोलेंगे कि फाइन आरबीआई का गवर्नर होता है एक्स ऑफिशियो गवर्नर, नो नॉट लाइक दैट। थोड़ी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक में हमें पता है आईबीआरडी, आईडीए, इन देन आईएफसी। ठीक है, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस। वो क्या करते हैं, मीगा भी है, दीज आर द फोर, उसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, सो इंडिया क्या करता है, आईडीए से कंसेशनल लोन लेता है। तो अगर ये भी सवाल आपको आ सकता है, आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इट इज द वन ऑफ द मेंबर ग्रुप मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. So IDA funds were one of the most concessional external loans for government of India. ऐसा भी सवाल आ सकता है कि which of the following is the most concessional external loans in the World Bank Group for the India? That is the answer is IDA. और International Finance Corporation, this is the world member of the World Bank Group, focuses exclusively on investing, ठीक है, in private sector of the developing countries. ठीक है, established in 1956, डेवलपिंग कंट्रीज के प्राइवेट सेक्टर के लिए ही ये है। ठीक है, दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, then and for developing countries, not for all the countries. The IFC is the investment in India are spread across the important sector like infrastructure, manufacturing, financial market, whatever private sector में आते हैं, उसमें कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी CPS। ठीक है, द CPS ऑफ द वन मतलब IFC। हेलो हेलो, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कोविड की वजह से लॉकडाउन हुए। मैं, ठीक है, ऐसी जगह से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी पुअर है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैं फिर से शुरू करूँगा जहाँ से हम ये कर रहे थे। ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। ठीक है, तो हम आए थे इंटरनेशनल फाइनेंस।